बंधुओं, आजकल के भागदौड़ के ज़माने में घुटने, एड़ी और कंधे का दर्द काफ़ी आम बात हो गई है। एड़ी का दर्द हमारी सारी दिनचर्या को प्रभावित करता है और हम हर वक्त असहनीय दर्द महसूस करते हैं। हम इस दर्द को चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा चलना फिरना हमारी एड़ी पर निर्भर करता है। वैसे एड़ियों का दर्द किसी को भी हो सकता है, लेकिन महिलाओं को एड़ियों का दर्द बेहद परेशान करता है। इसलिए समय रहते डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। तो चलिए आज हम डॉक्टर अरविंद जी से एड़ी में दर्द किस कारण से होता है, इसका क्या इलाज है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। एड़ी में दर्द किन लोगों को ज्यादा होता है? वे लोग जो या तो कोई लेडी फीमेल्स में ज़्यादा होता है, मेल्स की बजाय फीमेल्स में ज़्यादा होता है। दूसरा जिसको डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, उन लोगों को ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अपन मेनली बात करेंगे एडी में दर्द क्या क्यों होता है, क्या क्या कारण है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जिन एडी में दर्द होता है, जिनका मेन कारण होता है जिसको थायराइड हो, या किसी को डायबिटीज़ हो, या जिसका ओवरवेट हो, या जो हार्ड सरफेस पे चलते हों, हार्ड सरफेस जो स्लीपर वगैरह हार्ड हो, या फिर उनको स्टैंडिंग का काम ज़्यादा हो, जैसे कोई भी जगह पहले लेडी जो खड़े होकर खाना बनाए, या फिर वर्कर जो खड़े होकर वर्किंग का काम हो, उन लोगों को ज़्यादा होता है। कई बार ये भी देखा जाता है कि कोई वॉकिंग नहीं करता और फिर एकदम से वॉकिंग हार्ड सरफेस से वॉकिंग करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये होने लग जाता है। एड़ी में दर्द किस कारण से होता है? इसमें क्या होता है कि अपने एडी के अंदर एक कुशन होता है, भगवान ने अपने एडी के अंदर कुशन दिया होता है। वो कुशन तो क्या होता है, जब आदमी लंबे समय तक खड़े रहता है या हार्ड सरफेस पे काम करता है, या हार्ड सरफेस के शूज या स्लीपर पहन के चलता है, तो वहाँ पे एक सबस्टेंस पी नाम से होता है, वो उसको रिलीज होता है। वहाँ से वो सबस्टेंस पी रिलीज होता है, तो वो रिलीज होता है तो उसकी वजह से पेन होता है। और ये जो दर्द है मेनली मॉर्निंग में देखा जाता है, जब पेशेंट या मरीज जो भी उठता है सुबह मॉर्निंग के अंदर, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा होता है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? तो इसके बारे में अपन को, जैसे अपन सिम्टम्स की बात करें, तो सबसे पहले पेशेंट को एडी में दर्द होगा। एडी में सुबह उठेगा तो उसको तेज दर्द होगा, फिर जैसे जैसे वॉक करेगा या फिर चलेगा तो धीरे धीरे कम होता जाएगा। उसके बाद में जैसे अब कई बार अपन स्टे करते हैं, कई बार बैठ जाते हैं, तो भी अपन बैठ के चलते हैं तो भी फिर तेज बैठ के चलेंगे तो एक फर्स्ट स्टेप के अंदर को तेज दर्द होगा, फिर धीरे 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 कम होता जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है कि जो अपन बात कर रहे थे सबस्टेंस पी है, वो इकट्ठा हो जाता है एडी के अंदर। जब आदमी जब नाइट के अंदर रेस्ट करता है या फिर कई लंबे टाइम तक शूटिंग करता है, उस वक्त वो सबस्टेंस पी इकट्ठा हो जाता है। वो इकट्ठा होने की वजह से वो एक पेन जनरेटर की तरह काम करता है और पेशेंट को पेन होता है। और जैसे जैसे वो पेशेंट वॉक करता है, वहाँ का खून का दौरा बढ़ता है एडी के आसपास, और वो खून के साथ वो सबस्टेंस भी वो शॉर्ट हो जाता है। वो शॉर्ट होते पेशेंट को पेन रिलीफ हो जाता है। प्लांटर फेसियाइटिस क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको, मेडिकल टर्म में प्लांटर फेशियाटिस बोलते हैं। ये प्लांटर फेशियाटिस बोलते हैं। जिसमें क्या होता है कि वहाँ पे जो प्लांटर फेशिया दिया हुआ एडी के नीचे अपने प्लांटर फेशिया होता है, उसके अंदर वो टाइट हो जाता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है। प्लांटर फेसियाइटिस होने पर कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं? तो एक तो पेशेंट को थायराइड करवाते हैं, थायराइड को जो प्रोफाइल वो करवाते हैं, फिर डायबिटीज़ की प्रोफाइल करवाते हैं, फिर सीरम यूरिक एसिड आता है उसकी प्रोफाइल करते हैं। इनकी अपन इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। यदि इसके अंदर कुछ भी एबनॉर्मलिटी आती है तो उसके साथ पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। यूरिक एसिड की बात करें, कई बार किसी पेशेंट के अंदर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है, तो अब क्या करें? तो यूरिक एसिड कम करने के लिए जो मेडिसिन है वो दी जाती हैं। और यूरिक एसिड किन किन चीज़ों में, ये बताना चाहूँगा कि किन किन चीज़ों में यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। किसी पेशेंट को अपन को पता चला कि यूरिक एसिड ज़्यादा है, तो उनको बीज वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे मिर्ची हुई, टमाटर हुआ, जो रेड वाइन और नॉन वेजिटेरियन जो फूड हुए, उनको कम से कम खाना चाहिए। उनको कम खाने से यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाता है, पेशेंट को रिलीफ हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप होता है एक्सरे कराना। एक्सरे कराएं तो एक्सरे में अपन को पता चलता है, अपन को कई बार ये देखने को मिलता है, कई बार तो एक्सरे नॉर्मल होता है, कई बार एक्सरे के जो एडी है, एडी के नीचे जो हड्डी आती है वो बड़ी हुई आती है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को एडी बड़ी आती है, उसकी वजह से भी वहाँ पे फेशिया पे वो चुभती है तो वहाँ इन्फ्लामेशन होता है और पेशेंट को दर्द होता है।
मरीज का सबसे पहले प्राथमिक इलाज क्या करते हैं? पेशेंट को जो प्राइमरी इलाज है, पहले सबसे पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में सबसे पहले पेशेंट को जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोलते हैं। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या क्या आएगा? लाइफ स्टाइल में पेशेंट को बोलते हैं कि अपना वेट कम करो। सेकंड, जो हील है, पेशेंट का जो हील है वो अपने सॉफ्ट पहनो, कुशन हील बोलते हैं इसको, वो पहनो। मार्केट में सिलिकॉन हील पैड के नाम से आता है, तो वो अपने अपने शूज या स्लीपर जो भी उसमें लगा लीजिए, जो वो कुशन की तरह काम करता है। दूसरा, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में उसको कुछ एक्सरसाइज बताते हैं। एक्सरसाइज में एक तो आपका आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताते हैं, दूसरा टोज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताते हैं, और एक उनको बताते हैं कि गर्म पानी में और ठंडे पानी में सिकता हो 2 मिनट के लिए, 10 सेकेंड गर्म पानी में, फिर 10 सेकेंड ठंडे पानी में, फिर 10 सेकेंड गर्म पानी में, ऐसे गर्म पानी में ठंडे पानी में पेशेंट को सिकताव करने के लिए बोलते हैं। अब ये काफ़ी स्ट्रेचिंग से क्या होता है कि जो एक्सरसाइज करते हैं उससे क्या होता है कि वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ता है, और ब्लड फ्लो बढ़ने से वहाँ पे जो प्लांटर फेशिया है उसमें रीजनरेशन होता है, तो रीजनरेशन होता है तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है। इसमें क्या क्या मेडिकेशन देते हैं? इसमें क्या क्या मेडिकेशन देते हैं? तो मेडिकेशन में मेनली जो मेडिकेशन होते हैं वो अपन को पेशेंट को पेन रिलीफ के लिए मेडिकेशन है वो होती हैं, और उसमें अपन को किसी इन्वेस्टिगेशन में पता चला पेशेंट को थायराइड या डायबिटीज या फिर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो जो भी उनकी मेडिसिन है वो चलाते हैं। थर्ड, उसमें अपन पेशेंट को जो एक्सरसाइज है वो बताते हैं। ठीक है, अब ये हम फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट किया, पेशेंट को एक्सरसाइज वगैरह बता दिया, कई बार वो भी रिलीफ नहीं होता। पेशेंट कहता है हमें कब तक इंतज़ार करना चाहिए, कि कब तक हमें देखना चाहिए कि हमें एक्सरसाइज कब तक, तो इसका मिनिमम जो ड्यूरेशन होता है 4 to 6 मंथ होता है, कि 4 to 6 मंथ आप जो भी एक्सरसाइज बताई जाए, वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बताया जाए, वो सबसे पहले वो करिए। क्या इसमें इंजेक्शन लगवाने से आराम मिलता है? 6 महीने बाद में या 5 मंथ के बाद में भी आपको रिलीफ नहीं होता, तो फिर उसके बाद में अपन एक वहाँ पे ट्राइमसिलोन नाम का इंजेक्शन आता है वो लगाते हैं। तो वो ट्राइमसिलोन का इंजेक्शन लगाते हैं तो पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है, पेशेंट को आगे दर्द भी नहीं होता है। और जो इंजेक्शन लगाने से पहले अपन को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? एक तो अपन को डायबिटीज़ है तो इसके कंट्रोल करके, दूसरा अपन को इंजेक्शन किससे लगवाना चाहिए? कोई भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है उनसे लगवाना चाहिए, और वो भी स्टेराइल तरीके से लगाए और प्रॉपर तरीके से लगाए, उसका बेनिफिट सबसे अच्छा होगा। और अपने इंजेक्शन लगाने के बाद में उस पेशेंट को रिलीफ कब मिलता है? पेशेंट को इंजेक्शन लगाने के बाद में 3-4 दिन तक तो हल्का फुल्का दर्द रहता है, उस टाइम पे उसको थोड़ा सा वहाँ पे आइस का छिड़काव करना चाहिए, आइस का जो कंप्रेशन बोलते हैं वो करना चाहिए। उसके बाद में पेशेंट को काफ़ी रिलीफ हो जाता है, पेशेंट को दर्द में काफ़ी रिलीफ होता है। इंजेक्शन लगवाने के बाद भी दर्द दोबारा हो सकता है? मरीज को इंजेक्शन लगाने के बाद में दोबारा हो सकता है, किसी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। किसी पेशेंट में तो 3 मंथ में हो जाता है, किसी में 6 मंथ, किसी को एक इंजेक्शन में लाइफ टाइम कभी होता नहीं है, तो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, अपन इंजेक्शन लगवा लिया उसके बाद दोबारा लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए? तो पेशेंट को इंजेक्शन दोबारा लगवाना चाहिए, और अराउंड 3 to 4 मंथ के बाद में रिपीट करना चाहिए, और 3 बार से ज़्यादा लगवाना नहीं चाहिए। अब 3 बार से ज़्यादा क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि बार बार लगाने से एडी के नीचे जो फेशिया बोलते हैं वो फट जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है, तो फिर पेशेंट को मतलब दर्द जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए बार बार उसको लगवाना नहीं चाहिए। अगर मरीज को दवाइयों से, इंजेक्शन से भी दर्द में फर्क नहीं पड़ रहा है, तब क्या करवाना चाहिए? तो फिर अपन देखते हैं कि एक्सरे में यदि हड्डी बढ़ी हुई है, तो आजकल अपन क्या करते हैं, आर्थ्रोस्कोपी से, दूरबीन से जो हड्डी बढ़ी हुई है ना, उसके वहाँ जहाँ पे फेशिया अटैच होता है वहाँ पे फेशिया को एंडोस्कोपिक रिलीज करते हैं, प्लांटर फेशिया को एंडोस्कोपिक रिलीज करते हैं। वो एंडोस्कोपी रिलीज करने से पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है। बट मैं ये कहूँगा कि आपको सर्जरी सबसे लास्ट ऑप्शन है, रेयरली अपन सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, बाकी पेशेंट को इंजेक्शन और लाइफस्टाइल मेडिकेशन और मेडिसिन से रिलीफ मिल जाता है। कई बार मरीज को पता नहीं चलता है कि एडी में किस तरफ दर्द है। पेशेंट को कई बार कंफ्यूजन होता है कि एडी में दर्द, कि एडी के नीचे दर्द और एक एडी के पीछे की तरफ दर्द है। तो अपन जो एडी के पीछे के दर्द के बारे में साथ में बात कर लेते हैं। तो एडी के पीछे की तरफ दर्द होता है, वो भी एक तरह का
सिमिलर सा दर्द है, पर वो इसका रीज़न अलग होता है। उसमें क्या होता है कि एडी के पीछे अपनी हड्डी आती है, वो बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से पेशेंट को पीछे टेंडन होता है, उस पे वो हड्डी चुभती है, चुभने से वो दर्द करने लग जाती है। अब उसको अपन हमारी भाषा में कैल्केनियल स्पर बोलते हैं या इंसर्शन टेंडिनाइटिस बोलते हैं। उसके इलाज के लिए मैं आपको शॉर्टली बताना चाहूँगा कि किसी पेशेंट को हील के पीछे दर्द है तो इलाज के लिए सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपको हाई जो हील वाले शूज़ या रेस शूज़ पहने और सॉफ्ट शूज़ पहने, एंड इसकी जो काफ की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो कीजिए। वहाँ पे थोड़ा गर्म पानी और ठंडे पानी का छिड़काव कीजिए और जो मेडिसिन है वो लीजिए, ठीक है। कई बार पेशेंट को अपन को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वगैरह करने के बाद में भी रिलीफ नहीं मिलता है, तो सेकंड ऑप्शन फिर आता है, अपन उसको मिनिमली इन्वेजिव अपन उसको जो कैल्केनियम के पीछे स्पर होता है उसको रिलीज करते हैं, उसको वहाँ पे जो हड्डी बढ़ी हुई है उसको निकाल देते हैं। तो मिनिमली वहाँ जाके उस हड्डी को निकाल देते हैं, तो उसको जो टेंडन है वहाँ पे वो पेशेंट को हड्डी चुभती नहीं है तो आराम मिल जाता है। क्या एड़ी के पीछे भी इंजेक्शन लगवा सकते हैं? तो मैं कहना चाहूँगा कि एडी के पीछे जो हड्डी आती है वहाँ पे कभी इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एडी के पीछे जो हड्डी आती है उसके पास में टेंडन होता है, तो वहाँ इंजेक्शन लगने से वो टेंडन रप्चर हो जाता है। कई बार हमें बहुत बार देखा गया है कि पेशेंट रिलीफ के लिए किसी भी डॉक्टर से या फिर किसी मान लो अपने जो लोकल प्रैक्टिस करते हैं उनसे वो इंजेक्शन लगवा लेते हैं, फिर उसके बाद वजह से वहाँ पेशेंट को रप्चर हो जाता है और टेंडन रप्चर होने के बाद में उसको रिपेयर करने के लिए सर्जरी करनी पड़ती, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको जो एडी के पीछे दर्द होता है तो उसके लिए कभी भी इंजेक्शन नहीं लगवाएं। मैं आपको होम टेक मैसेज आपको देना चाहूँगा कि अपन को ये जो एडी के नीचे और एडी के पीछे जो हील पेन है और जो कैल्केनियल स्पर वाला पेन है, उसके लिए आपको सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए। जो शूज़ वगैरह आपको बताए गए हैं उस टाइप से आप शूज़ पहनिए और जो मेडिसिन बताई गई वो मेडिसिन लें। और मैं कहना चाहूँगा आपको डॉक्टर की प्रॉपर सलाह लें, ऐसे आप ऐसे नहीं किए। और इसमें आपको एक्सरसाइज करने से और जो मेडिसिन लेने से काफ़ी रिलीफ मिलता है, और मेन इसका जो ट्रीटमेंट है वो एक्सरसाइज है। इसलिए जो डॉक्टर आपको एक्सरसाइज बताए या किसी भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आपको जो एक्सरसाइज बताए वो एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से और जैसे बताए उतना टाइम करिए, आपको 4 से 5 महीने में पक्का आराम मिल जाएगा। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्यम। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा अपने सुझाव कमेंट करके बताएं और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। स्वास्थ्यम अर्थात मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य है। मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। स्वास्थ्य व्यक्ति की अमूल्य निधि है। यह केवल व्यक्ति विशेष को प्रभावित नहीं करता, बल्कि जिस समाज में वह रहता है उस संपूर्ण समाज को प्रभावित करता है।